माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे ई लेन देनों की सुरक्षा एवं बचाव। मतलब आज हम वर्तमान युग में जो इंटरनेट के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कुछ भी हम इसे कह सकते हैं, इंटरनेट बोलो या इलेक्ट्रॉनिक बोलो, ठीक है, इस तरीके से जो बिजनेस कर रहे हैं तो इसे करते समय हमें हमारा बचाव कैसे करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम ये जो खरीदी बिक्री करते हैं ऑनलाइन, तो इसमें जिस व्यक्ति से अपन वस्तु को खरीदते हैं वो हमारे सामने नहीं होता, ठीक है, और उस विक्रेता के सामने हम भी नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम वस्तु को खरीदते हैं, है ना, और उसका भुगतान जब करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तब जाके हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। लेकिन वो बातें होती कौन सी है जिनका हमें ध्यान रखना है, वो हम इस वीडियो से जानेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स कि जैसे लेन देन संबंधी जोखिम हो सकती है, बहुत सारी रिस्क हो सकती है। हो सकता है आपने जो एड्रेस दिया हो उस पर आपकी वस्तु नहीं आई हो, दूसरे एड्रेस पे चली गई हो, आपने उसको ऑर्डर दिया और उसने बोला कि मुझे तो कोई ऑर्डर नहीं मिला, तो ऐसी भूल हो सकती है। डाटा संग्रहण एवं प्रसारण संबंधी जोखिम हो सकती है। बौद्धिक संपदा एवं निजता पर खतरे के जोखिम। ऐसे कुछ ये 3 पॉइंट्स दिए हैं फ्रेंड्स, जिनकी डिटेल से हम इसको समझते हैं। ओके फ्रेंड, तो देखो पहले क्या लिखा है, लेन देन संबंधी जोखिम। इसमें देखते हैं क्या लिखा, ऑनलाइन लेन देन निम्न प्रकार के जोखिमों के लिए सुमेध होते हैं। मतलब निम्न प्रकार की ये जो 3 जोखिम बताई गई है, इसमें ज्यादा मतलब ये जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, उसमें 3 जोखिम ज्यादा होती है। कौन कौन सी? पहला वो बोला, विक्रेता इस बात के लिए मना कर सकता है कि ग्राहक ने उसे कभी आदेश प्रेषित किया था, मतलब आदेश दिया था, ठीक है। अब विक्रेता मना कर सकता है तो क्रेता भी कुछ बोल सकता है, और ग्राहक मतलब क्रेता यह मना कर सकता है कि उसने कभी विक्रेता को आदेश प्रेषित किया था। इसे आदेश लेन देन संबंधी चूक के रूप में उल्लेखित किया गया है। लेन देन संबंधी जोखिम में पहली जोखिम हमने क्या पढ़ी, आदेश संबंधी चूक, कि क्रेता और विक्रेता दोनों अपनी बात से पलट सकते हैं। विक्रेता बोल सकता है कि मुझे ऑर्डर नहीं मिला, और क्रेता बोल सकता है कि मैंने ऑर्डर दिया था, मुझे माल नहीं मिला। तो ऐसी कौन सी भी बात इसमें हो सकती है, ठीक है। सेकंड देखो, वांछित सुपुर्दगी न होने पर वस्तु की सुपुर्दगी गलत पते पर हो गई हो, अथवा आदेश से अलग भिन्न वस्तु की सुपुर्दगी होना, यह सुपुर्दगी की चूक कहा जाता है। मतलब सुपुर्द मतलब माल को देना। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है फ्रेंड्स कि हम जो एड्रेस देते हैं उस एड्रेस पे वस्तु नहीं आ पाती है, और आ भी जाती है तो उनको प्रॉपर हमारा एड्रेस याद नहीं रहता है, तो वस्तु हमारे घर के सामने से निकल जाती है और हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसी जो जोखिम होती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस बात का ध्यान कैसे रखेंगे और कैसे हमें सुरक्षा करेंगे हम, कि सही एड्रेस उसको देंगे, ठीक है। अगला देखो, विक्रेता पूर्ति की गई वस्तु के लिए भुगतान नहीं कर पाया हो, जबकि ग्राहक दावा करे कि उसने भुगतान कर दिया, और इसे भुगतान संबंधी चूक कहा जाता है। ऐसा भी होता है कि क्या हो कि हमने ऑर्डर दे दिया, अब वस्तु तो तैयार है हमारे पास आने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उसका भुगतान देते नहीं और कह देते हैं हम भूल चुके हैं। या फिर बहुत सी बार हम क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो जब माल हमारे घर आता है तो अपन उसे लेने से मना कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसे कौन सी चूक बोला है, भुगतान संबंधी चूक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात हमें याद रखनी है कि लेन देन संबंधी जो जोखिमें होती है वो कौन सी जोखिम होती है और उससे हमें कैसे बचाव करना है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट में समझा। तो आगे क्या बोल रहा है अपन से कि इस प्रकार क्रेता और विक्रेता के लिए आदेश लेन देन में, सुपुर्दगी में, साथ ही भुगतान में चूक के कारण जोखिम उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पे सकते लिखा है, सख्ती कर लेना। इस तरह की स्थिति में पंजीकरण के समय पहचान और स्थायी पते की जांच द्वारा आदेश स्वीकृति एवं भुगतान वसूली के लिए प्राधिकार प्राप्त कर बचा जा सकता है। सबसे पहले उसने गलतियां बताई है और फिर उसके बाद उसने सुझाव दिया है कि आप जो ये गलतियां करते हो, चाहे क्रेता करता हो चाहे विक्रेता करता हो, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना फ्रेंड्स। तो ऐसी गलती के बचाव के लिए उसने क्या बोला,
सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। हमने लेन देन की या ई व्यवसाय की अवस्था या प्रक्रिया में जाना था ना कि सबसे पहले हमें पंजीकरण कराना होता है, फिर ऑर्डर देना होता है, फिर हमें माल प्राप्त होता है। तो उसी तरीके से इसने बोला कि कभी आपके मन में ऐसा संकोच, मतलब ऐसे कोई डाउट वगैरह रहे कि क्या पता क्रेता वस्तु लेने से मना कर दे, मुझे भुगतान नहीं करेगा, तो उसके लिए कंफर्म करने के लिए आप उसका पंजीयन कराओ, फिर उसके बाद उसे वस्तु उपलब्ध कराओ और उसका सही पता लो। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला देखो, सेकंड इसमें लिखा है डाटा संग्रहण एवं प्रसारण जोखिम। इसका क्या मीनिंग है? देखो, सूचना वास्तव में शक्ति है, परंतु उस क्षण का विचार कीजिए जब यह शक्ति गलत हाथों में चली जाती है। डाटा चाहे कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहित हो या फिर मार्ग में हो, अनेकों जोखिम से आरक्षित होते हैं। अनेक हैकर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी जीमेल आईडी से हमारे सारे डाटा को उड़ा देते हैं, हमारे मोबाइल फोन को, हमारे कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि सूचना एक शक्ति है, वह ही आपकी पहचान कराती है ना। सूचना होगी तब जाके तो लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपकी ऐप या जब ऑनलाइन बिजनेस करते हो उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन इसे करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आज आपकी जैसी कोई फेक ऐप बना के क्या कर सकता है कि आपके कस्टमर के साथ धोखाधड़ी का काम कर सकता है। तो उसके लिए आपको कैसे सुरक्षित रहना है ये आगे देखो। फिर क्या लिखा है, आपने वायरस और हैकिंग के बारे में तो सुना ही होगा। यह वास्तव में वायरस एक प्रोग्राम है जो कि अपनी पुनरावृत्ति कंप्यूटर प्रणाली पर करता रहता है, लेकिन एंटीवायरस द्वारा जांच आपकी डाटा फाइलों, फोल्डरों, कंप्यूटर प्रणाली को वायरस के हमले से बचाती है। सेकंड उसने क्या बोला, आप ई व्यवसाय करते हो, ठीक है, तो उसमें आपका डाटा संग्रहण कंप्यूटर के अंदर रहता है, लेकिन ऐसे हैकर्स हैं जो अलग अलग तरीकों के अनेकों वायरस बनाते हैं। जो और वायरस कैसे होते हैं फ्रेंड्स, एक ऐप होती है, तो अपन सोचते हैं कि यार ये ऐप अच्छी है, अपन उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और बहुत सी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा फोन क्या हो जाता है, हैक होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं वो वायरस हमारे फोन में इंस्टॉल हो जाता है, हमारे वायरस हमारे फोन में आ जाता है। तो बोला गया है कि आप ई व्यवसाय के लिए मोबाइल फोन, कंप्यूटर जो भी यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें हैकिंग के चांसेस रहते हैं। आपकी जीमेल आईडी से या आप जब माल मंगाते हो तो उसमें जो भी अपने फीडबैक, जो भी अपनी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करते हो, तो उसे फिल करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। और जब कभी आप ये ई व्यवसाय करते हो और आपका फ़ोन हैक हो जाता है, कंप्यूटर हैक हो जाता है, तो आप एंटीवायरस सिस्टम से अपने सिस्टम को क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझ में। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या लिखा है, थर्ड लिखा है बौद्धिक संपदा एवं निजता पर खतरे के जोखिम। इसका क्या मतलब है? इंटरनेट एक खुला स्थान है। सूचना जब एक बार इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है तो वह निजी क्षेत्र के दायरे से बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं एक बार अगर कोई बात इंटरनेट पर आ जाती है तो बहुत जल्दी से फैल जाती है। तो बोला है बौद्धिक संपदा एवं निजता पर खतरे के जोखिम। आप इंटरनेट से काम तो कर रहे हो, लेकिन यह बहुत रिस्की है, आपको बहुत केयरफुली तरीके से काम करना होगा, क्योंकि एक बार आपने कोई इंफॉर्मेशन अपडेट की है तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते हो, आप उसको डिलीट कर दोगे, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों के पास तब तक वो सूचना पहुंच जाएगी, है ना फ्रेंड्स। आगे देखो, और तब इसकी नकल होने से रोकना मुश्किल हो जाता है। एक बार आपने कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करी, हर एक पर्सन उसकी नकल कर लेगा। ऑनलाइन लेन देनों के दौरान प्रस्तुत डाटा अन्य लोगों को पहुंचाए जा सकते हैं, जो कि आपके ई डाक या ईमेल बॉक्स के बेकार प्रचार एवं संवर्धन साहित्य प्रारंभ भरना शुरू कर सकते हैं। इस तरह प्राप्ति छोर पर आपके पास बेकार रद्दी डाक प्राप्त करने के बाद प्राप्त करने के लिए बहुत कम समय बचता है। क्या बोल रहा है वो कि आप जो ऐप बनाते हो तो वो बहुत से हैकर्स होते हैं या बहुत से व्यक्ति होते हैं जो उसकी डुप्लीकेट बना के और आपकी कंपनी के नाम से ऐसा दावा करते हैं कि हाँ हम ये प्रोडक्ट बेचेंगे, और जब वो पेमेंट आ जाता है उनके अकाउंट में तब किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं आती है, और आती है तो बहुत सी बार कागज के टुकड़े वगैरह या कुछ कोई भी चीज़ें वो हमारे एड्रेस पर भेज देते हैं। तो इन सब से हमें अलर्ट रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जाना, एक बार
बार फिर देखते हैं। हमने जाना कि लेन देन में कैसे जोखिम होती है, कभी विक्रेता पलट सकता है, कभी क्रेता पलट सकता है, कभी गलत एड्रेस पे वस्तु आ जाती है, तो इन सबके बचने के लिए पंजीयन करा लो। दूसरा, डाटा संग्रहण। आज हैकर्स लोग हो गए जो हमारे फोन को, कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, तो एंटीवायरस सिस्टम से हम इस हैकिंग से बच सकते हैं। और बौद्धिक संपदा एवं निजता पर खतरे के जोखिम, इसमें हमने जाना फ्रेंड्स कि आज जो है हम ये काम कर रहे हैं तो हमारा काम कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी ऐप को रजिस्टर्ड कराना चाहिए ताकि कोई भी उसका डुप्लीकेट ऐप बनाकर ई व्यवसाय को हमारे नाम से नहीं कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट लगता है तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, डाउट को माइंड में नहीं रखना, डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।